हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम लोग ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ऐट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट, सेट, जेट या फिर अदर ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले स्टेट का कर रहे थे, स्टेट में एग्जीक्यूटिव हुआ, उसके साथ में लेजिस्लेचर का हुआ, उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट किया, हाई कोर्ट के बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट किया। यहाँ तक तो पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो 14A है, ये ट्रिब्यूनल बेसिकली एक किससे रिलेटेड है, ये भी एक प्रकार से कोर्ट का ही काम करता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे जितने भी प्रकार के कोर्ट होते हैं वो ट्रिब्यूनल होते हैं, लेकिन सभी ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जैसे कोर्ट कर ही रहे हैं तो इसके साथ में हम लोग ट्रिब्यूनल भी कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, या तो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड, या फिर इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, ये कैसे होते हैं, या फिर इसमें अदर ट्रिब्यूनल का आर्टिकल कौन है। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इसकी ट्रिब्यूनल की हमारे यहाँ नीड क्यों पड़ी। जैसे आपको पता होगा कि 1975 में इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती हैं, उस समय राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली। ठीक है, तो उस समय इमरजेंसी तो लग गई, लेकिन वहाँ पे जो उनके काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? IAS, IPS, ये सब होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं। अभी जैसे इनको किसी को अरेस्ट करवाना था, जैसे मान लो JP जी को अरेस्ट कराना है, या फिर इधर जो है अटल बिहारी वाजपेयी को, या फिर ऐसे जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, अगर उनको अगर अरेस्ट करवाना है तो किसको कॉल करेंगे? DM को करेंगे। अब अगर इमरजेंसी हटेगी तो ये सब चीज़ें कौन पहले पकड़ा जाएगा? जो IAS, IPS जो गवर्नमेंट के साथ मिल के उन लोगों को अरेस्ट करती हैं। कल को जैसे गवर्नमेंट चेंज हुआ तो फिर उनका क्या होगा? तो मेन चीज़ ये आई प्रॉब्लम। अगर न्यायालय में जाता तो बहुत सारे लोग एक साथ दोषी करार दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कोई IAS, IPS या फिर और जो भी बड़े बड़े CO से लेके सब कुछ, वो लोग आते कहाँ पे? कोर्ट में आते। ठीक है, हो सकता है कि उनको पनिशमेंट भी मिलती। तो उसके लिए इंदिरा गांधी ने सोचा, वैसे ये बुक में तो नहीं है, लेकिन एक जो कॉमन सेंस जाता है कि आखिर इसकी नीड पड़ी ही क्यों होगी। ठीक है, क्यों ये कैट का आया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड, आखिर इनके मामले क्यों यहाँ पे जाएंगे? तो एक कॉमन सेंस तो जाती है कि आखिर इसकी नीड 1976 में ही क्यों पड़ी, क्योंकि उस समय बड़े मात्रा में अगर ये लोग पकड़े जाते, कोर्ट के चक्कर लगाते, हो सकता है कि उस समय गवर्नमेंट भी घेरे में आ जाती कोर्ट के। तो इसलिए एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लेके आए। इसका सिंपल सा मतलब है, जो सेंट्रल के या फिर जो स्टेट के, बाद में देखेंगे स्टेट का भी इसमें ला देते हैं, जो इन दोनों में काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज रिलेटेड हों या लोकल बॉडी से जो प्रशासनिक मामलों से जो जुड़े हुए हों, या इसके साथ में अदर ट्रिब्यूनल्स में देखेंगे, वो आगे देखेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बेसिकली कैट आएगा, सेट आएगा, जेट आएगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर अदर ट्रिब्यूनल करेंगे तो इसमें जैसे आप लोग किराए से रिलेटेड देखते हैं, भूमि से रिलेटेड अदर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी उस पर कोई ना कोई जजमेंट आए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे, ये कब आता है? 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू आता है। इसमें दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, एक 323B जो कि अदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो अब हम लोग सबसे पहले ऐट को देखते हैं। ऐट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट का मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेट का मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऐसे जेट का मतलब होता है ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब अगर ऐट का देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? जो सेंट्रल और स्टेट में जो पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सेवा और भर्ती से रिलेटेड जो भी मामले आएंगे, ऐसे व्यक्ति, तो नियुक्ति से रिलेटेड, भर्ती एंड सेवा शर्तों से रिलेटेड जो भी मामले आएंगे, वो कहाँ पे सुने जाएंगे? इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो बना होगा। अब इसमें एक एक्ट आता है 1985 में, वो जो है कैट और उसके साथ में सेट, यानी कि स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठन की बात करता है। अब इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं, जो भी फैक्ट बनने हैं यहीं से बनेंगे। अब बात करते हैं कैट की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे, वो कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अभी अगर देखें कैट की जो संख्या है वो टोटल 17 है। 17 में 15 जो है जो
प्रधान बेंच है हर एक जैसे स्टेट के, जैसे मान चलो जैसे इलाहाबाद का, यूपी का इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में एक कैट का भी है। ऐसे मान के चलो जैसे अगर पंजाब एंड हरियाणा का लिए तो वहाँ पे एक है। तो ऐसे जो है टोटल 17 हैं, याद करने की नीड है नहीं। 15 जो है वो जैसे मैंने बताया कि जो मेन ब्रांच है हर एक, जैसे हाई कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऐसे पंजाब एंड हरियाणा का, तो ऐसे जो है 15 वहाँ पे हैं। 2 जो है इन जो मेन ब्रांच है वहाँ से हट के है, या कहें कि 2 LKO लखनऊ या जयपुर में है। बस इनको याद रखिएगा इन 2 को। अगर कभी बहुत बुरा ही हुआ या फिर आपके साथ में बहुत बुरा होना ही है, जैसे कि मैंने कई बार बोला भी है कि जब किस्मत ख़राब होना तो ऊँट के ऊपर बैठे बौने आदमी को पिल्ला काट लेता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी ये पूछ ले कि वो जो 2 मेन ब्रांच से हट के हैं वो कौन कौन से हैं, तो लखनऊ और जयपुर, ठीक है, वैसे आएगा नहीं। अब बात करते हैं जो इनमें मेन है जो कैट का, वो दिल्ली में है, तो इसको बस याद रखिएगा। अब इसमें आते कौन से मामले हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो सैन्य कर्मचारी हैं वो भी आते हैं। फंसाएगा आपको तो यहीं फंसाएगा। सैन्य कर्मचारी में सिर्फ ऐसे लोग जैसे उसके सदस्य, जैसे जो सैन्य से रिलेटेड जो सदस्य हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे जो सदस्य और अधिकारी हैं सैन्य सेवा से रिलेटेड वो नहीं आएंगे, कर्मचारी आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फंसाएगा तो यहीं पे वो फंसाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इसमें ये एक्सेप्शन है, ये तीनों नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से ही बनेंगे, चाहे मैक्सिमम टाइम पे। सैन्य सेवा एक्सेप्शन में कौन आएंगे, जो सैन्य सेवा से रिलेटेड है उनके सदस्य और अधिकारी, उसके साथ में हाई कोर्ट के कर्मचारी, और उसके बाद जो संसद में जो सचिवालय में काम कर रहे हैं वहाँ के कर्मचारी, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे संसद है तो इसका अपने आप में एक आर्टिकल 105 पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 118 पढ़ते हैं। तो इन सब के थ्रू संसद के पास में अपना एक स्पेशल इसके पास में प्रिविलेजेस होते हैं कि अपने कर्मचारियों ने सबको रेगुलेट करना। जैसा कि वहाँ पे आप लोग देखेंगे विशेषाधिकार समिति अलग से होती है, तो अगर ऐसा कोई मामला उठता है तो वो पार्लियामेंट ही हैंडल कर लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर सदस्यों का देखें, जो सदस्य होते हैं एक अध्यक्ष होगा और 65 अन्य सदस्य होंगे, तो 65 सदस्यों में आ जाएंगे एक चेयरमैन, ठीक है। अब अगर इनकी अगर एलिजिबिलिटी की देखें क्राइटेरिया, वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, तो इसको याद रखिएगा। समझो कि इनकी वरीयता अगर हम लोग देखते हैं ना कि ये जो है किसके बराबर अगर दिखेंगे, तो ये हाई कोर्ट के जज के बराबर इनके पास में पावर्स रहते हैं। अब बात करते हैं कि जो उपाध्यक्ष होते हैं, इसके पहले जो है इसमें एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था, प्लस सदस्य होते थे। लेकिन 2006 में एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल एक्ट है इसमें अमेंड करके इस उपाध्यक्ष के पद को हटा दिया गया। तो अभी कितने हैं, एक अध्यक्ष और मेंबर्स, लेकिन अभी हाल में मेंबर कितने हैं, 65 मेंबर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया सदस्य की क्या योग्यता है। अब अगर बात करें जो सदस्य के कार्यकाल की बात करें, तो इसमें जो कार्यकाल का है 5 साल जनरली होता है, ठीक है। लेकिन जो इसके सदस्य हों 62 साल पे हटेंगे, और उसके साथ में जो इनके अध्यक्ष हैं, ये जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन ये 65 साल पे हटेंगे। ये मेंबर्स जो है इसके कितने साल पे हटेंगे, 62 साल। तो इनका टर्म कितना, 5 ईयर्स का। अगर उसमें देखें 62 ईयर्स सदस्य का, 65 ईयर्स इसके जो है चेयरमैन का। अब बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति की अगर बात करें तो CGI ही इसकी नियुक्ति का देखता है, जो भी मामले अगर यहाँ पे होंगे। लेकिन उसका जो प्रोसेस है थोड़ा हटके है। जैसे इसमें देखेंगे कि CGI सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी को नामित कर सकता है, उसकी अध्यक्षता में एक जो है सिलेक्ट कमेटी बनाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट कमेटी जिसको भी बनाना रहेगा अपनी एक रिपोर्ट CGI को सबमिट करेगा। अब जब CGI की सहमति हो जाएगी तो कैबिनेट एक जो है यहाँ पे एक नियुक्त समिति बनाएगी। अब अगर ये कैबिनेट भी अगर अनुमोदन कर देती है तो उसके बाद उस आदमी की नियुक्ति हो जाती है, यानी कि वो अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, CGI किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के उसमें एक जो है चयन समिति बनाएगी। अब अगर वो चयन समिति अपना रिकमेंडेशन CGI को अपना जो भी देती है, अगर वो सहमत हो जाते हैं उससे, तो जाएगा कैबिनेट की एक चयन समिति के पास में, या कहें नियुक्त समिति के पास में। तो वो जो है अगर अनुमोदन कर देता है तो इसमें जो है उसके सदस्य उनको मान लिया जाएगा, यानी कि कैट में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया उससे रिलेटेड। अब इसमें देखते हैं कि कैट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये इसके लिए कोई ये नहीं है कि ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 का इसको फॉलो ही करे, ऐसा कुछ नहीं है जोर ज़बरदस्ती। ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर सकता है जैसे दूसरे कोर्ट्स करते हैं,
ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या कैट जो है नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है या नहीं करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को, तो वो कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर इसकी अपील की बात करें तो शुरू में क्या था कि हाई कोर्ट को इससे बाहर रखा गया था, ठीक है। तो वहाँ पे ये सोच के, अब क्या ही सोचे होंगे कि जैसे स्टेट का मामला है, स्टेट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें अगर बनती है, जैसे सेट वाले अगर वहाँ पे जाते हैं, हो सकता है कोई तिकड़म बैठा है, तो समथिंग ऐसा मे बी, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट एक चंद्र कुमार का मामला जाता है, चंद्र कुमार VS भारत सरकार का 1997 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है जो हमारा अपील करने का वो है जुडिशियल रिव्यू, वो हमारी किस में आती है, बेसिक स्ट्रक्चर में। और बेसिक स्ट्रक्चर आया कब था, याद करो, केशवानंद भारती केस 1973 याद आ रहा है। उसके पहले हम लोगों ने 3 केस देखा था, एक शंकरी प्रसाद का 1951 जिसमें बोल देते हैं फंडामेंटल राइट में अमेंड होगा। फिर देखे थे हम लोग सज्जन सिंह का 1965, उसमें भी बोल देते हैं कि फंडामेंटल राइट में अमेंड होगा। 1967 में गोलकनाथ को बोले थे, गोलकनाथ आए वही गोला बारूद वाले, तो उसमें क्या बोला था, फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं किया जा सकता है। फिर जो चौथे केस के रूप में हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती का, उसी में बेसिक स्ट्रक्चर आया था। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप कहीं भी अमेंड करो, ठीक है, पूरी की पूरी जितना कॉन्स्टिट्यूशन है सबका सब, ये तो आप हटा दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें आप हाथ नहीं लगाओगे, यहाँ पे आके आपको बस करना ही पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का देता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए हाई कोर्ट को भी ये परमिशन होनी चाहिए कि ये भी इस मामले को, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आएगा। तब से इन्होंने ये बनाया कि अगर कोई भी जो 323A 323B से रिलेटेड अगर कोई भी मामले अगर अपील के लिए जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सबसे पहले हाई कोर्ट में जाएंगे। विदाउट हाई कोर्ट गए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चंद्र कुमार का मामला था, और जुडिशियल रिव्यू जैसा कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेट का। सेट वो नहीं जैसे गाँव में बोलते ना अवधि में, अरे हमारा सेट हुआ कहाँ पर, तो सेट, वो सेट मत समझना, ये सेट का मतलब है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये कब आया था, वही 80 एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो 1985 का था, उसी के थ्रू कैट और सेट बनने का होता है, तो सेट वहाँ पे आया। अगर इसके अपॉइंटमेंट की बात करें, जो इसके अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन गवर्नर की सलाह से, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर की सलाह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कौन से मामले आएंगे, वही जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे SPSC कोई एग्जाम कराए, अब वहाँ पे कौन बनते हैं, FDM बनेंगे, DSP बनेंगे, ठीक है। अगर उनसे रिलेटेड कोई मामला जाता है, उनके कर्मचारियों से जो भर्ती और सेवा से रिलेटेड है, वो कहाँ पे जाएगा, सेट में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके साथ में जैसे सेट बहुत लोगों ने बनाया था, जैसे इसमें हिमाचल प्रदेश था, तमिलनाडु था, उसके साथ में अगर देखेंगे उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है, तो ये लोग थे। महाराष्ट्र भी इसमें था, लेकिन बाद में देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है, अगर नीचे से चलें जैसे तमिल, ठीक है, नीचे आए तमिल मिल गया, उसके बीच में मध्य में चलेंगे तो मध्य प्रदेश, और जब आगे चलेंगे तो जहाँ चल ही नहीं पाएंगे, कहाँ, हिम में, तो हिम, मध्य, नीचे मिल, तमिल, ठीक है। इन तीनों ने बाद में हटा दिया था, टोटल 9 जगह थे, तो 9 जगह से इन तीनों ने हटा दिया। तो बाद में फिर देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश फिर से लेके आया, अभी इधर तमिलनाडु ने फिर से बोला है कि इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वेस्ट बंगाल में भी है, तो ये सब चीज़ें इसमें ही आती हैं। वैसे माइंड में ये सब चीज़ें रखने की नीड नहीं है, सेट में बस इतना याद रखना कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नर, इसके प्रेसिडेंट करेंगे गवर्नर की सलाह से, और एक्ट कौन सा है, 1985 का। अब इसके बाद बात करते हैं जेट का, ठीक है, जाट, ठीक है। तो जाट ये हरियाणा वाले नहीं हैं, तो ये जाट मतलब जेट है, जेट का मतलब ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 या अधिक, ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जुड़ना, राइट। तो 2 या अधिक अगर स्टेट के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना, वो कहाँ पे आएगा, जेट में। और इसमें अगर अपॉइंटमेंट की देखें तो इसमें भी सेम है, जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करेंगे गवर्नर की सलाह से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट करेगा किसकी सलाह से, गवर्नर की।
तो इन दोनों में हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर, चाहे वो जेट हो या सेट हो, ठीक है, तो सेट के ऊपर जैकेट, इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह से, ठीक है। अब बात करते हैं, वैसे भी आप रामनाथ कोविंद को इसके पहले देखे होंगे, हमेशा वो जैकेट पहने रहते हैं, ठीक है। मैंने उनको कभी देखा ही नहीं कि दूसरे किसी में, हमेशा उनका देखेंगे कि वाइट या समथिंग जो भी है, बट मैं कलर का तो इतना ज्ञान भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जो भी है, हमेशा वो जैकेट पहने रहते हैं, तो हमेशा ऐसे याद रखिएगा, प्रेसिडेंट हमेशा नियुक्त करेंगे किसका? जैकेट का और सेट का, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अदर ट्रिब्यूनल की। तो इसमें बेसिकली ये आता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड नहीं है वो कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे अदर ट्रिब्यूनल में। इसमें कौन से मामले आते हैं? ये देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसमें लॉ बनाने का सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के। लेकिन अगर देखें जो अदर ट्रिब्यूनल है, इससे रिलेटेड अगर कोई लॉज बनाने हैं तो यहाँ पे स्टेट भी बना सकता है, सेंट्रल भी बना सकता है, यानी कि पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है दोनों को यहाँ पे कानून या कहें कि ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि इसमें मामले कौन से आएंगे। जैसे टैक्स से रिलेटेड अगर कोई बनाना है, तो जैसे टैक्स रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल बनाना है तो ये इसमें आ जाएंगे। भूमि से रिलेटेड अगर कोई मामला है ये भी आएंगे। किराया से रिलेटेड, जैसे अभी आप लोग देखेंगे एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में रूम का रेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें निर्धारित, अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, या वैसे तो यहाँ पे कहीं 11,000, 12,000, 13,000 है, लेकिन एक फ़िक्स रेट होता है, गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर रखा है। या फिर वहाँ पे अगर आपको रूम लेने जाना है तो पहले आपको जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है उनको फुलफ़िल करना होगा, या आप कहाँ पे कितने दिन तक रहते हैं। तो ये सब चीज़ें किराए से रिलेटेड या फिर किराएदार से रिलेटेड अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। अगर कोई भी मामला फंसता है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड अलग अलग ट्रिब्यूनल्स देखते हैं, ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? अदर ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। बस इससे रिलेटेड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 323B, ठीक है। और दूसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पार्लियामेंट प्लस स्टेट, इसमें दोनों को पावर से अपना अपना बनाने का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें जो इसमें नहीं आएगा, तो उसमें ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब फैक्चुअल हैं तो उनको एक जगह कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें वादी जो है, जो भी अगर किसी को दोषी अगर करार दिया गया है, वो या तो खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, या किसी वकील के थ्रू कैट में या फिर ट्रिब्यूनल्स में जा सकता है, पहला। दूसरा ये है कि कैट में जाने का जो फीस लगता है उसमें सिर्फ 50 रुपीज़ फीस है, तो 50 रुपीज़ फीस याद रखना। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी में, पीसीएस में कई बार ये पूछा जा चुका है कि ये हमारे मूल संविधान में था या नहीं था। जैसे जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मूल संविधान में नहीं है, आप इनका एक टेबल बना सकते हैं, उसको लिखते जाइए, क्योंकि ये हर 2-3 साल पे ये पूछ ही लेता है कि इनमें से क्या चीज़ मूल संविधान में था, क्या अल्पसंख्यक की डिफिनीशन हमारे संविधान में है, तो क्या चीज़ हमारे संविधान में है, क्या हमारे मूल संविधान में नहीं है। तो इनका अगर आपको एक जगह एक कॉपी पे अपना एक पेज में इसको बनाते रहिए, जो भी पॉइंट मिले वहाँ पे डालते रहिए, तो लास्ट टाइम पे इससे क्लिक हो जाएगा आपका। या तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना ही पेज शेयर कर दूँ, ठीक है, तो उसको देख लेंगे आप लोग। इसमें जो और एक इम्पॉर्टेंट वो है, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि ऑल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, राइट, बट ऑल ट्रिब्यूनल्स और नॉट कोर्ट, ठीक है। तो सभी जो कोर्ट होते हैं वो ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, यानी कि वो ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन सभी ट्रिब्यूनल वो कोर्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे जो कोर्ट है वो सभी कोर्ट ट्रिब्यूनल हैं क्योंकि वो जजमेंट वो भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें अगर ऑल ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं है, क्योंकि जैसे कैट का मैंने बोला, ऐसे अदर ट्रिब्यूनल्स का बोला, ये लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर मामले का देखते हैं। इसमें सारे के सारे प्रोसीजर जो एक जो प्रोसीजर होता है जजमेंट का, उसको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है, या ये सभी के लिए नहीं होता है कि इनके पास में ना तो जुडिशियल रिव्यू का पावर है। तो ऐसे जो पावर्स कोर्ट्स को होते हैं वो पावर्स तो इनके पास में है नहीं, ठीक है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं है, या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं, तो ये सब पावर्स इनके पास में नहीं है। इसीलिए ऑल ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑल कोर्ट ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं, क्योंकि जो पावर इनको है, समझो कि वो एक प्रकार का यूनियन है कोर्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या है, उसमें से बस एक है कॉम्प्लीमेंट्री उसका, ठीक है। तो बस इतना याद रखना।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये तो अपना हो गया। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आज ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही कर लें, ठीक है, शाम को 4:30 या 8:30 पे। तो वहाँ पे हम लोग करेंगे जो स्टेट से रिलेटेड जितने भी, जैसे आप लोग हाई कोर्ट में देखे होंगे कि जैसे वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स छूटे हुए थे, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये तो पढ़ा था आपने, किसके थ्रू आया था, 7th अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन वो किस आर्टिकल में है ये नहीं पढ़ा था। तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो पार्ट 6 हम लोग एक नज़र में हम कोशिश करेंगे कल ही, आज ही वो वीडियो हम शाम को अपलोड कर दें। तो देखते हैं, उसमें एक प्रकार से ये होगा कि आपका एक पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आप उसको रिवीजन के पर्पज़ से भी देखिएगा, और ये मत सोचिए कि अच्छा ये चीज़ तो यहाँ पे की है, मैंने बोला कुछ पॉइंट्स छूटे रहते हैं, वो हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू ही कवर करते हैं। तो कल का वीडियो जो आएगा, शाम को जो वीडियो आएगा, उसके थ्रू आपका पार्ट 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पार्ट 7, जैसा कि आर्टिकल 238 ये तो हट ही गया है, इसके बाद फिर हम लोग पार्ट 8, उसमें यूटी भी अब इसी टाइम पे हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो यूटी, लोकल बॉडी, फिर उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन का देख लेंगे। फिर उसके बाद जो जो टॉपिक हैं वो छोटे मोटे हैं, तो उनको जो है 2-3 लेक्चर में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे, सेम वही जो ना कहने वाली बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अभी यूट्यूब उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है वो 1000 तक की रहती है, फिर उसके बाद यूट्यूब प्रमोट करने लगती है। तो अभी आप ही लोग हैं कि आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, इन सबसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, एक प्रकार से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग उनसे बोलिए, अगर जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि इन सब में इतना ये नहीं रहता कि इतना आसान। मैं सोचता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें मिले टू द पॉइंट मिले, जिससे आपको अदर जगह भटकना ना पड़े। इसमें आपको PYQ भी दिखेगा, एम लक्ष्मीकांत भी दिखेगा, मेरे नोट्स की भी चीज़ें दिखेंगी जो कि एम लक्ष्मीकांत में इवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि टू दी पॉइंट कवर हो जाए। इसमें ट्रिक्स, मेमोरी हैक्स की जितना मेहनत मैंने किया है वो आपको ना करना पड़े, आसानी से आपको मिल जाए। तो ये आप लोगों की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिससे जल्दी से जल्दी हम लोग अपना टारगेट कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।